छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आपको विस्तार से जानकारी अध्ययन करवाएंगे। आज हम देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास क्या था और प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई है। देखिए कि प्राचीन भारत का ऐतिहासिक कालक्रम। भारत के पुरातात्विक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली रही है। प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु और सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाकाव्य और बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और हर्ष साम्राज्य आदि सम्मिलित रहे। इन सभ्यताओं और राजवंशों की अपनी विशिष्टता रही है। प्राचीन काल से ही भारतीयों में ऐतिहासिक चेतना विद्यमान थी। अब प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने वाली पर्याप्त सामग्री कौन कौन सी है, देखिए तो हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई। हमें ये प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी जिन जिन स्रोतों से प्राप्त हुई है, तो सबसे पहले देखते हैं हम साहित्य मतलब पुस्तकों के द्वारा। भारतीय साहित्य में लौकिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार के अंश प्राप्त होते हैं। तो हमें वेदों से हमें पुराने प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई। जैसे वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि वेद कौन कौन से हैं। तो हमें ये चारों वेदों के नाम अपने याद करना है और अपने जो प्रश्न है उसमें भी अपने को नोट करना है। तो चारों वेदों के नाम आपको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। और आरण्य, उपनिषदों, वेदांत और सूत्रों और महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। तो महाकाव्यों के नाम भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। स्मृतियों, पुराणों, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है किसके द्वारा रचित है? तो विशाखा दत्त। आपको ये लिखना है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। महाभाष्य पतंजलि ने। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा रचित थी और राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा रचित थी। आदि साहित्य स्रोत प्राचीन कालीन भारत के भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसी प्रकार से आता ये हमें पुस्तकों के माध्यम से प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि पुरातात्विक सामग्री प्राचीन भारत के अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि अभिलेख, कहीं लिखा हुआ लेख, अभिलेख, शिलालेख, पत्थरों पर लिखे हुए लेख और स्तंभ लेख, ताम्र लेख और भोजपत्र, मूर्ति लेख, मुद्राएं, स्मारक आदि पुरातात्विक सामग्री के स्रोत हैं। हम कहीं जाते हैं कि मंदिरों, महलों पर के बाहर में पत्थरों पर लिखे हुए लेख समझ में आते हैं कि ये जो किला है किस शताब्दी में बना है, किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये सब पत्थरों पर लिखे हुए लेख के द्वारा भी हमें प्राचीन स्रोतों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर आता है विदेशी यात्रियों का वृत्तांत। विदेशी लेखकों से हमें उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। ईरानी, यूनानी, चीनी, तिब्बती, अरबी आदि देशों के व्यापारी, यात्री, राजदूत और विद्वानों आदि के विवरणों से प्राचीन भारत के समाज की विभिन्न अवस्थाओं के अध्ययन की सामग्री हमें प्राप्त होती है। यद्यपि विदेशी यात्रियों में से अनेक के संस्मरण और किवंदियों से प्रभावित होने के कारण पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं किए जा सकते, फिर भी भारतीय इतिहास के अध्ययन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं कि कालक्रम प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों का समय चक्र क्या था। तो सिंधु सभ्यता का समय चक्र है 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। फिर आता है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर जनपद और महाजनपद का समय काल आता है 600 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व तक। फिर मौर्य काल आते हैं 322 ईसा पूर्व से 787 ईसा पूर्व। गुप्त काल 320 ईस्वी से 570 ईस्वी तक। गुप्त काल का समय है 320 ईस्वी से 570 ईस्वी तक। फिर आता है हर्षवर्धन काल का समय चक्र है 606 ईस्वी से 646 ईस्वी तक। इस प्रकार से विदेशी यात्रियों का वृत्तांत हुआ और भारत के प्राचीन राजवंशों का कालक्रम हुआ कि किस समय तक कौन कौन से वंशों का समय चक्र चलते रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग में सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में जो नगर बसे हुए थे उसे ही सिंधु घाटी सभ्यता
कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में जो नगर बसे थे नदियों के तट पर, उन्हीं को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। कहा जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी। इस सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान और भारत के राजस्थान और गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र तक है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल देखिए कौन कौन से हैं। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, चौहुंदड़ी जो पाकिस्तान में है, और रोपण है पंजाब में है, और रंगपुर सौराष्ट्र, और लोथल, सुतकोदरा और धौलावीरा कहाँ पर है? तो गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में है, और बड़ावली, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। तो ये आपको नक्शे में भी सारे स्थान दिख रहे हैं। देखिए नक्शे में आपको सिंधु नदी दिख रही है, सिंधु नदी, और फिर मोहनजोदड़ो हो गया, और लोहमजोदड़ो हो गया, और बालाकोटा, ये पूरे कालीबंगा स्थान, लूनी नदी दिख रही है, ये इधर यमुना और गंगा नदी। तो ये आपको नक्शे के माध्यम से भी ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज की थी। रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मुर्दों का टीला है। और 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी। और कब की थी? तो 1921 और 1922 में। यहीं पर भी प्रसिद्ध विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घंगर प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित कालीबंगा इस सभ्यता का प्रमुख नगर है। तो कालीबंगा इस सभ्यता का प्रमुख नगर है। पुरातत्ववेत्ताओं ने पुरातत्व परंपरा के अनुसार इस सभ्यता का नाम उसके सर्वप्रथम ज्ञात स्थल के नाम से, हड़प्पा सभ्यता के नाम से रखा। कालांतर में इस सभ्यता के प्रचुर अवशेष सिंधु घाटी से दूर विलुप्त सरस्वती नदी के क्षेत्र में तथा गंगा यमुना के दोआब में और नर्मदा ताप्ती के दोआब में मिलते हैं। इस आधार पर यह पुरावेत्ताओं द्वारा सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम पड़ा। सरस्वती नदी, देखिए पुरानी प्राचीन जो नदी है सरस्वती नदी है, जो अभी विलुप्त हो चुकी है। तो सरस्वती नदी के बारे में देखिए कि भारतीय इतिहास के प्रारंभिक आधारभूत सभ्यताओं में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में पारस्परिक संबंध है या नहीं, यह इतिहास का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और नवीनतम शोध और संभावनाएं इस बात पर संकेत करती है कि ये दोनों सभ्यताएं पूर्णतः भिन्न न होकर परस्पर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। नवीन खोजों से ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता के लगभग 2/3 पूरा स्थल लुप्त सरस्वती नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में मिलते हैं। सरस्वती नदी के विषय में की गई खोज से विष्णुधर वाकंडर का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वैदिक काल में भारत में सरस्वती एक बड़ी नदी थी। ये सरस्वती नदी के बारे में एक क्वेश्चन भी आता है। तो सरस्वती एक बड़ी नदी थी। इसका उद्देश्य वेदों के में इसका उल्लेख, सरस्वती नदी का उल्लेख वेदों में सर्वेक्षण के माध्यम से सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को रेखांकित करने का भी प्रयास किया गया। मतलब ये जो रेखाएं दिख रही है सरस्वती नदी के जल प्रवाह क्षेत्र था। यह माना जाता है कि हिमालय में शिवालिक श्रृंखलाओं से सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। तो हिमालय की जो शिवालिक श्रृंखला है उससे सरस्वती नदी का उद्गम हुआ है। यहाँ पर अंबाला, थानेश्वर, कुरुक्षेत्र और पहोवा, सिरसा, हांसी, अग्रोहा, हनुमानगढ़, कालीबंगा आदि होती हुई अनूपगढ़ और से सूरत तक बहती है। कालांतर में भूगर्भिक परिवर्तन के कारण सरस्वती नदी धीरे धीरे सूख गई और कुछ समय बाद विलुप्त हो गई। सरस्वती नदी का पर विकसित सभ्यता के विषय में निरंतर शोध चल रहा है। 20वीं सदी में प्राचीन भारत का इतिहास लिखते समय इतिहासकारों और पुरावेत्ताओं ने भारत में प्राचीन काल में सभ्यता के विकास का एक क्रम निर्धारित किया। इस क्रम में सब पहले सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, और उसके पश्चात आर्यों का आगमन हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बाद आर्यों का आगमन हुआ। उसके बाद
उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, उसके बाद एक नई सभ्यता का विकास हुआ, उससे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कुछ आधुनिक इतिहासकारों और पुरावेताओं अपनी नई शोध के आधार पर इस विकास क्रम को स्वीकार नहीं करते। वे इस क्रम निर्धारण में सहमत नहीं है। वे नहीं मानते थे कि आर्य बाहर से आए हैं। वे मानते थे कि हड़प्पा वैदिक सभ्यता दोनों एक ही क्षेत्र में पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। इन दोनों सभ्यताओं में अभिन्न अंग है। अनेक इतिहासकार और पुरावेत्ता हड़प्पा और वैदिक सभ्यता को अभिन्न अंग मानते हैं। वे इस अभिन्नता के 3 प्रमाणित आकलन देते हैं। पहला, दोनों सभ्यताएं एक ही भौगोलिक क्षेत्र में विकसित हुई। दोनों सभ्यताओं का कालक्रम भी एक साथ गुथा हुआ है। और तीसरा, दोनों सभ्यताओं की संस्कृति भी मिलती जुलती है। इस कारण से वे उस सिंधु हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को एक मानते हैं। पुरावेत्ता इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि यह आश्चर्य है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं का कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है और वैदिक साहित्य की रचना का कोई पुरातात्विक अवशेष ज्ञात नहीं है। विद्वान मानते हैं कि दोनों ही सभ्यताएं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नगरीय सभ्यता हड़प्पा के नाम से प्रसिद्ध हुई होगी और इसी सभ्यता का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो वैदिक सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तथापि इन दिशाओं में शोध तथा तथ्यों का प्रकाशन आवश्यक है। इस प्रकार से हमने सिंधु सभ्यता और सरस्वती नदी के बारे में अध्ययन किया है। अब हम सिंधु सभ्यता में सामाजिक जीवन और सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए आपको लगातार ये वीडियो प्राप्त करना है और अपनी पढ़ाई जारी रखना है। और लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाएं और इस कोरोना जैसे संकट काल में आपकी पढ़ाई प्रभावित न हो। धन्यवाद।